सबसे पहले बात गृह मंत्री के बॉर्डर दौरे की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर कहां बिताई रात। शाह के दौरे से पाकिस्तान में क्यों मचा हुआ है हड़कंप, कहां सीसीटीवी में कैद हुआ पाकिस्तान का पाप, पाकिस्तानी दूतावासों के बंद होने की नौबत क्यों आई, हिंद महासागर शिखर सम्मेलन में निशाने पर क्यों है ड्रैगन। दुश्मन देशों से जुड़ी हर अहम खबर देखते हैं टॉप 9 चीन पाक साजिश में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जैसलमेर दौरे से पाकिस्तान के पसीने छूटने लगे हैं। गृह मंत्री ने कल भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर बनी बीएसएफ की रोहताश सुरक्षा पोस्ट का जायजा लिया। बीती रात गृह मंत्री ने बॉर्डर पर ही बिताई। इससे पहले गृह मंत्री ने बीएसएफ कैंप में जवानों के साथ डिनर किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी उनके साथ थे। 2 दिन के जैसलमेर दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि फरवरी के अंत तक सभी जवानों और उनके परिजनों को आयुष्मान कार्ड मिल जाएगा। बीएसएफ को अब तक करीब 4.5 लाख स्वास्थ्य कार्ड दिए जा चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने सैनिक सम्मेलन में जवानों को संबोधित करते हुए कहा, आप बॉर्डर पर जाग रहे हैं, इसलिए हम घर में चैन से सोते हैं। गृह मंत्री अमित शाह कुछ देर बाद जैसलमेर में आयोजित बीएसएफ के 57वें स्थापना दिवस समारोह पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। गृह मंत्री राइजिंग डे परेड की सलामी लेंगे। इस दौरान बीएसएफ के जवान कई हैरतअंगेज कार्यक्रमों का प्रदर्शन भी करेंगे। इसके बाद गृह मंत्री जयपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में आतंकियों की कायराना करतूत की एक और तस्वीर सामने आई है, जिसमें घात लगाकर रेलवे पुलिसकर्मी पर हमला किया गया। सीसीटीवी तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि एक आतंकी ने पंजगांव रेलवे स्टेशन पर तैनात एक पुलिसकर्मी पर हमला किया और उसके बाद भाग गया। गनीमत रही कि इस फायरिंग में रेलवे पुलिसकर्मी की जान बच गई। आतंकी को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान जारी है। जल्द ही पाकिस्तान को विदेशों में अपने दूतावास बंद करने पड़ सकते हैं, क्योंकि उनके पास दूतावास के कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए पैसे ही नहीं हैं। पाकिस्तान ने अमेरिका में अपने दूतावास के कर्मचारियों को 4 महीने से सैलरी नहीं दी है। इससे नाराज एक कर्मचारी ने इस्तीफा तक दे दिया था। इससे पहले सर्बिया के पाकिस्तानी दूतावास ने भी सैलरी नहीं मिलने पर अपने ऑफिशियल सोशल अकाउंट से इमरान सरकार पर निशाना साधा था, लेकिन पाकिस्तान सरकार ने उसे हैकर्स की करतूत कहा था। पाकिस्तान में श्रीलंकाई फैक्ट्री के मैनेजर की हत्या पर घिरे इमरान खान अब सफाई देने में जुटे हैं। इमरान ने ट्वीट किया, उन्होंने यूएई में राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे से बात की और प्रियंता दियावदना की निर्मम हत्या के बारे में अपने देश के गुस्से और शर्म से अवगत कराया। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे इस मामले में पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगा चुके हैं। पाकिस्तान में ईस्ट निंदा के नाम पर श्रीलंकाई नागरिक की हत्या करने वाले हैवान इमरान सरकार के तमाम दावों के बावजूद खुलेआम घूम रहे हैं। इस वारदात में शामिल एक जिहादी खुलेआम बोल रहा है कि जो नबी की शान में गुस्ताखी करेगा उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। पाकिस्तान में ईस्ट निंदा के नाम पर जिंदा जलाए गए श्रीलंकाई नागरिक के बाद श्रीलंका में गुस्सा फूट गया है। श्रीलंका के कैबिनेट मंत्री नमल राजपक्षे ने पाकिस्तान सरकार को लताड़ लगाते हुए कहा कि अगर जहरीले जिहादी इस तरह से आजाद घूमेंगे तो ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। अबू धाबी में आयोजित हिंद महासागर शिखर सम्मेलन में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन पर निशाना साधा है। कहा कि चीन के उदय और उसकी बढ़ती क्षमताओं के परिणाम विशेष तौर पर गहरे हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि एशिया में बढ़ते तनाव का असर हिंद महासागर पर पड़ा है। ग्लोबल वर्ल्ड में समुद्र और वायु क्षेत्र में उड़ान भरने की आजादी के साथ ही बिना रोक टोक के व्यापार का सम्मान किया जाना चाहिए। रूस अमेरिका तनाव के बीच राहत भरी खबर क्या है? टर्की की जनता ने राष्ट्रपति एर्दोआन के खिलाफ प्रदर्शन क्यों किया? डेमोक्रेसी के मुद्दे पर घिरे ड्रैगन ने क्या दुहाई दी? ग्लोबल टेंशन से जुड़ी दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 वर्ल्ड बैटलग्राउंड। यूक्रेन के मुद्दे पर जबरदस्त तनाव के बीच मंगलवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बात होगी। व्हाइट हाउस ने जानकारी दी है कि दोनों नेता वीडियो कॉल के जरिए बातचीत करेंगे। अमेरिकी सूत्रों के मुताबिक दोनों राष्ट्राध्यक्ष यूक्रेन बॉर्डर पर रूस की सैन्य गतिविधियों और अन्य मुद्दों पर बातचीत करेंगे। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस भीषण युद्ध की तैयारियों में जुटा है। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ओलेक्सी के मुताबिक रूस 2022 की शुरुआत में हमला कर सकता है। यूक्रेन बॉर्डर के सभी सामरिक ठिकानों पर रूस की फौज विध्वंसक हथियारों के साथ तैनात है। पाकिस्तान की राह पर चल रहा तुर्की भी अब कंगाली के कगार पर खड़ा हो गया है। तुर्की की करेंसी लीरा की कीमत में भारी गिरावट आई है। वो इस साल डॉलर के मुकाबले 45% तक गिर चुका है। इससे नाराज लोग कल सड़क पर उतरे और उन्होंने राष्ट्रपति एर्दोआन के खिलाफ प्रदर्शन किया। वॉशिंगटन की तरफ से बीजिंग को डेमोक्रेसी समिट का न्योता नहीं मिला तो वो बौखला गया। चीन ने अमेरिका के डेमोक्रेसी समिट पर सवाल खड़े कर दिए हैं और अपने कथित लोकतंत्र की पीठ थपथपाई है। चीन में लोकतंत्र और मानवाधिकार का क्या हाल है उसे पूरी दुनिया जानती है। हांगकांग के लोगों और शिनजियांग प्रांत में उइगर मुसलमानों के मानवाधिकार को जिस तरह से रौंदा जाता है उसके लिए चीन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई बार फटकार लग चुकी है। अमेरिका में अगले हफ्ते आयोजित होने वाले समिट फॉर डेमोक्रेसी कार्यक्रम में पीएम मोदी भी शामिल हो सकते हैं। यह कार्यक्रम वर्चुअली होगा। बाइडेन ने अपने चुनाव अभियान के दौरान लोकतंत्र और मानवाधिकारों के मुद्दे पर शिखर सम्मेलन का वादा किया था, जिसको अब अमली जामा पहनाया है। इसमें 100 से ज्यादा देश शामिल हो रहे हैं, लेकिन चीन और रूस को नहीं बुलाया गया है।
ईरान के न्यूक्लियर प्लांट वाले शहर नतांज में कल कोई ब्लास्ट नहीं हुआ है। वहां सेना ने वॉर ड्रिल किया था। कल एयर डिफेंस ड्रिल के दौरान एयरफोर्स ने गोलीबारी के साथ ही शहर के ऊपर हवा में एक मिसाइल भी दागी थी। इस धमाके से सनसनी फैल गई थी। एक स्थानीय चैनल ने बड़े विस्फोट की बात कही थी। पश्चिम अफ्रीकी देश माली में आतंकवादियों ने एक यात्री बस को बम से उड़ा दिया। इस हमले में 31 लोगों की मौत हुई है, जबकि 8 लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। बस में 50 से ज्यादा लोग सवार थे। माली के हालात 2012 से अस्थिर है। यहाँ तुआरेग आतंकियों का बड़े इलाके पर कब्जा है। माली में हुती विद्रोहियों ने सरकार के आखिरी गढ़ मेरिब पर कब्जे के लिए धावा बोल दिया है। मेरिब यमन का सबसे मजबूत इलाका है, क्योंकि यहाँ पर तेल के बड़े भंडार मौजूद हैं। यहाँ सेना और विद्रोहियों के बीच संघर्ष में आम लोग बुरी तरह पिस रहे हैं। ताइवान के एयर स्पेस में जारी रेड आर्मी की हिमाकतों पर अमेरिका ने चीन को ओपन वार्निंग देकर तनाव बढ़ा दिया है। अमेरिका ने कहा है कि चीन अगर ताइवान पर अटैक करता है तो उसे इसके भीषण नतीजे भुगतने होंगे। इससे किसी का भला नहीं होगा। देश में ओमिक्रॉन के कितने केस? बेंगलुरु के बाद कहां-कहां मिला ओमिक्रॉन? केजरीवाल सरकार ने 2 एयरलाइंस को क्यों दिया नोटिस? किस देश में वैक्सीनेशन के खिलाफ हो रहा है प्रदर्शन? दुनिया की सबसे बड़ी महामारी से जुड़ी हर अपडेट के लिए देखिए टॉप 9 ओमिक्रॉन अलर्ट। देश में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामलों की संख्या बढ़कर 4 हो गई है। कल गुजरात और महाराष्ट्र में भी कोरोना के इस नए वेरिएंट के एक व्यक्तियों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए एयरपोर्ट पर सुरक्षा सख्त कर दी गई है। विदेश से आने वाले यात्रियों पर खास नजर रखी जा रही है। गुजरात के जामनगर में 72 साल के एक व्यक्ति को ओमिक्रॉन से संक्रमित पाया गया है। यह बुजुर्ग जिम्बाब्वे से 28 नवंबर को जामनगर आया था। 2 दिसंबर को कोरोना संक्रमित पाया गया था। इसके बाद जीनोम सीक्वेंसिंग कराई गई थी। राजकोट शहर में अब तक 112 लोग विदेशों से आए हैं। इनमें से 12 लोग हाई रिस्क देशों से आए हैं। भारत में ओमिक्रॉन का चौथा केस महाराष्ट्र में मिला है। संक्रमित व्यक्ति मुंबई के पास कल्याण डोंबिवली का रहने वाला है। ये हाल ही में साउथ अफ्रीका से लौटा था। यात्रा प्रतिबंधों के चलते वह साउथ अफ्रीका से दुबई, फिर दिल्ली और वहां से 24 नवंबर को मुंबई आया था। उसने अब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाई है। देश में ओमिक्रॉन वायरस की एंट्री के बाद डर का माहौल है। ऐसे में कोरोना से जुड़े नियमों को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है। इसी को लेकर सरकार ने 2 एयरलाइंस को नोटिस जारी किया है। केजरीवाल सरकार ने एयर इंडिया और महान एयरवेज को नियमों की अनदेखी के चलते नोटिस जारी किया है। इन दोनों एयरलाइंस ने अपने पैसेंजर्स को सुविधा पोर्टल पर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरे बिना ही यात्रा करने दिया। कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए जम्मू कश्मीर प्रशासन अलर्ट हो गया है। घाटी के पर्यटन पर इसका असर न पड़े, सरकार इसका प्रयास कर रही है। श्रीनगर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यात्रियों की सख्ती से जांच की जा रही है। राज्य में अभी कोरोना के नए वेरिएंट के एक भी केस नहीं मिले हैं, लेकिन कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ने लगी है। अमेरिका में ओमिक्रॉन संक्रमण तेजी से फैल रहा है। ये 3 दिन के भीतर 11 राज्यों तक पहुंच गया। कनाडा में भी इस वेरिएंट के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। ब्रिटेन में इसके 160 से ज्यादा संक्रमित मिले हैं। ओमिक्रॉन के संक्रमण को देखते हुए दुनिया में कोरोना के नए केस में तेजी से बढ़ोतरी की आशंका जताई जा रही है। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना के बढ़ते मामलों ने एक्सपर्ट्स की चिंता बढ़ा दी है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब बच्चों में भी कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। अब 5 साल की उम्र तक के बच्चों को भी हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ रहा है। दक्षिण अफ्रीका में कल भी कोरोना के 16,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। दक्षिण अफ्रीका में ही सबसे पहले ओमिक्रॉन वेरिएंट के संक्रमण का केस सामने आया था। कोरोना की कहर से निपटने के लिए विशेषज्ञों ने वैक्सीनेशन को सबसे कारगर हथियार बताया है, लेकिन स्पेन में इसके खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। कैटेलोनिया में हजारों लोग सड़क पर उतरे और वैक्सीनेशन सेंटर बंद करवा दिया। हालात को देखते हुए वैक्सीनेशन बंद कर दिया गया। सरकार को लोगों को हटाने के लिए पुलिस की मदद लेनी पड़ी। नीदरलैंड्स में ओमिक्रॉन को रोकने के लिए लगाई गई पाबंदियों के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। कल बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और विरोध प्रदर्शन किया। हजारों लोगों ने डच शहर यूट्रेक्ट में मार्च किया। इनके हाथों में बैनर, गुब्बारे और छतरियां थीं। किसान संगठनों की नई मांग क्या है? कैसे खत्म होगा किसान संगठनों का आंदोलन? आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने जातीय जनगणना को लेकर क्या ऐलान किया है? देश में जारी राजनीतिक घमासान से जुड़ी अहम खबरें देखिए टॉप 9 सियासी संग्राम। सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की शनिवार को हुई अहम बैठक में सरकार से बातचीत के लिए 5 नाम तय किए गए। इसमें युद्धवीर सिंह, बलवीर राजेवाल, अशोक धवले, शिव कुमार काका और गुरनाम सिंह चढ़ूनी शामिल हैं। भारतीय किसान यूनियन ने राकेश टिकैत की जगह युद्धवीर सिंह को कमेटी का मेंबर बनाया है। इस दौरान एमएसपी पर भी बात की जाएगी। मोर्चे की अगली बैठक 7 दिसंबर को होगी। बैठक के बाद किसान नेता युद्धवीर सिंह ने दावा किया है कि गृह मंत्री अमित शाह से उनकी बात हुई है, जिसमें सरकार का रुख सकारात्मक रहा। उन्होंने उम्मीद जताई है कि जल्द ही कोई समाधान निकल जाएगा। इसके बाद लग रहा है कि 1 साल से जारी किसान आंदोलन अब खत्म हो सकता है।
किसान संगठनों के नेताओं ने कहा है कि जब तक आंदोलनकारियों के केस वापस नहीं लिए जाते तब तक घर वापसी नहीं होगी। किसान नेताओं ने मृतक किसानों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग भी दोहराई है। साथ ही फिर एक बार मारे गए किसानों का स्मारक बनवाने के लिए जगह देने की मांग भी की। एसपी अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव आज लखनऊ में समाजवादी पार्टी व्यापार सभा के कार्यक्रम में शामिल होंगे और व्यापारियों को संबोधित करेंगे। व्यापार सभा राज्य के व्यापारियों को न्याय सम्मान दिलाने और उनकी आवाज को प्रदेश स्तर पर बुलंद करने के लिए ये महाकुंभ कर रही है। सभा में हिस्सा लेने के लिए पूरे राज्य से हजारों की संख्या में व्यापारी लखनऊ पहुँच रहे हैं। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने नई पार्टी बनाने की अटकलों को खारिज कर दिया और कहा कि कौन जानता है कि भविष्य में क्या हो जाए। आजाद के मुताबिक कांग्रेस नेतृत्व आलोचना सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसके अलावा उन्होंने केंद्र से राज्य में चुनाव कराने की मांग की। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में जीत के लिए कांग्रेस भी पूरी तैयारी में है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 16 दिसंबर को देहरादून पहुंच रहे हैं। राज्य के पूर्व सीएम और वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने कहा है कि राहुल गांधी उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे और राज्य में चुनाव प्रचार का आगाज करेंगे। उत्तराखंड के देहरादून में पीएम मोदी ने 18,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि ये सरकार सबके लिए योजनाएं बनाती है, लेकिन कुछ दलों को एक खास तबके में वोट बैंक दिखाई देता है। पीएम ने उत्तराखंड के लिए डबल इंजन की सरकार को जरूरी बताया। बिहार में जाति आधारित जनगणना के मुद्दे पर सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि SC/ST की आबादी बढ़ी है, सरकार को उन्हें नौकरी नहीं देनी पड़े, इसीलिए केंद्र सरकार जाति आधारित जनगणना कराने के मूड में नहीं है। दिल्ली में आजकल आम आदमी पार्टी का सदस्य बनाने का महाअभियान चल रहा है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का कहना है कि बीजेपी के MCD सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए इस महाअभियान को शुरू किया गया है। दिल्ली के सभी मंडलों पर यह अभियान मंडल अध्यक्षों की अगुवाई में चलाया जाएगा। चक्रवात जवाद के कमजोर होने की आशंका। पश्चिम बंगाल में NDRF की 18 टीमें तैनात। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण की तैयारी जारी और 6 दिसंबर के लिए यूपी के मथुरा में क्यों अलर्ट है प्रशासन। देश से जुड़ी सभी अहम खबरों के लिए देखिए टॉप 9 राष्ट्र की बात। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवाती तूफान जवाद पहले 6 घंटे उत्तर की ओर बढ़ेगा और फिर उत्तर पूर्व की ओर रुख करेगा। उत्तर पूर्व की ओर बढ़ने पर चक्रवात के कमजोर होने की आशंका है। जवाद का असर तमिलनाडु में भी देखने को मिलेगा। भारी बारिश के चलते राज्य में सभी स्कूल कॉलेज को बंद करने का ऐलान किया गया है और मछुआरों को भी समुद्र किनारे नहीं जाने की सलाह दी गई है। बंगाल की खाड़ी में बने तूफान जवाद को लेकर पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में खास सतर्कता बरती जा रही है। पश्चिम बंगाल में NDRF की 18 टीमें तैनात की गई हैं। NDRF के मुताबिक जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए हैं और राहत की बात यह है कि जवाद पूरी समुद्र तट पर पहुंचने पर कमजोर होकर डीप डिप्रेशन में बदल जाएगा। यूपी के वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के विस्तार कार्य अपने अंतिम दौर में है। पीएम मोदी 13 दिसंबर को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर पहुंच रहे हैं। इस दौरान पीएम काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को देश को समर्पित करेंगे। कॉरिडोर के लोकार्पण के बाद चलो काशी माह की भी शुरुआत हो जाएगी। अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने की कल बरसी है। इसे देखते हुए भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा में प्रशासन अलर्ट है। पुलिस ने मथुरा की सुरक्षा 4 सुपर जोन, 4 जोन और 8 सेक्टर में बांट दी है। पुलिस के मुताबिक कुछ हिंदूवादी संगठन ने 6 दिसंबर को परंपरा से हटकर कार्यक्रमों की इजाजत मांगी थी, लेकिन प्रशासन ने इसकी इजाजत नहीं दी। TV9 भारतवर्ष की फिल्म बाबरी को जबरदस्त रिस्पांस मिला है। इसे लोगों ने काफी पसंद किया है। पटना, चंडीगढ़, हरिद्वार, अयोध्या समेत कई शहरों में बिग स्क्रीन पर फिल्म बाबरी देखी गई। बाबरी के जरिए 29 साल पुराने कई राज सामने आए। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा, MP के मंत्री नरोत्तम मिश्रा समेत कई खास लोगों ने TV9 भारतवर्ष की फिल्म बाबरी की तारीफ की। साथ ही सोशल मीडिया पर भी ये फिल्म छाई रही। JNU SU ऑफिस में विवादित फिल्म राम के नाम की स्क्रीनिंग को लेकर फिर से विवाद शुरू हो गया है। JNU प्रशासन के मुताबिक मना करने के बाद भी JNU SU ऑफिस में राम के नाम डॉक्यूमेंट्री फिल्म की स्क्रीनिंग की गई। वहीं मामले पर छात्र संघ अध्यक्ष आयशी घोष के मुताबिक JNU SU ऑफिस में कार्यक्रम के लिए JNU प्रशासन की इजाजत की जरूरत नहीं होती है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में देश के सबसे बड़े ठग सुकेश चंद्रशेखर और उसकी पत्नी लीना मारिया पॉल समेत 8 लोगों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में चार्जशीट दायर की गई है। चंद्रशेखर पर एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस पर करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाने का आरोप है। इतना ही नहीं, 7,000 पन्नों की चार्जशीट में नोरा फतेही को भी 1 करोड़ रुपए की लग्जरी कार देने का आरोप लगाया गया है। वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ का आज दिल्ली के लोधी शमशान घाट में अंतिम संस्कार होगा। उनका शनिवार को 67 साल की उम्र में निधन हो गया। वो पिछले काफी समय से बीमार चल रहे थे। उनकी बेटी और एक्ट्रेस मल्लिका दुआ ने उनकी मौत की जानकारी दी। साल 2008 में उन्हें भारत सरकार ने पत्रकारिता के लिए पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया था।
न्यूजीलैंड के खिलाफ मुंबई टेस्ट में टीम इंडिया ने पकड़ मजबूत कर ली है। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने बिना कोई विकेट गवाए 69 रन बनाकर न्यूजीलैंड पर 232 रन की बढ़त बना ली है। इससे पहले भारत ने कीवी टीम को 69 रनों पर समेट दिया। न्यूजीलैंड के एजाज पटेल ने टीम इंडिया की पहली पारी में सभी 10 बल्लेबाजों को आउट किया। ऐसा कारनामा करने वाले वो दुनिया के तीसरे गेंदबाज बन गए हैं। और अब देखेंगे राज्यों की अहम खबरें। यूपी पुलिस ने कल लखनऊ में शिक्षक अभ्यर्थियों पर क्यों भांजी लाठियां, शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग में कहां मंदिर हुआ जलकर राख और कहां ट्रांसफर होने पर साथियों ने एसपी साहब को डोली में बिठाकर दी विदाई। राज्यों की अहम खबरों के लिए देखिए टॉप 9 राज्य विशेष। उत्तर प्रदेश पुलिस ने शनिवार को शिक्षक भर्ती में धांधली का आरोप लगाकर लखनऊ में प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों पर जमकर लाठियां भांजी। कैंडल मार्च के दौरान ये अभ्यर्थी सीएम आवास की तरफ जा रहे थे, तभी पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन जब ये नहीं माने तब इन पर खूब लाठियां चलाई गयी। जम्मू कश्मीर के सिंहपोरा इलाके में एक मंदिर में शनिवार को भीषण आग लग गई। आग के चलते पूरा मंदिर जलकर खाक हो गया। सेना और स्थानीय लोगों ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। सेना के मुताबिक इलाके में सांप्रदायिक सद्भाव कायम है और मामले की जांच की जा रही है। लखनऊ के शहीद पथ से चोरी हुआ फाइटर जेट मिराज का टायर बरामद हो गया है। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के मुताबिक उन्हें टायर शहीद पथ के किनारे सड़क पर मिला था और दोनों इसे सामान्य टायर समझकर उठा ले गए थे। पुलिस फिलहाल इस मामले में आगे की कार्रवाई में जुटी है। यूपी की गौतम बुद्ध नगर पुलिस के वसूली गैंग के आरोपी बर्खास्त इंस्पेक्टर शावीज खान और उनका एक साथी अब भी फरार है। मामले में बाकी 9 पुलिसकर्मियों ने पुलिस लाइन में हथियार जमा कराए। इन सभी से आज पूछताछ होगी और जल्द ही लाइन हाजिर पुलिसकर्मियों के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। यूपी की अलीगढ़ जेल में पूर्व ब्लॉक प्रमुख रेणु शर्मा की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया और मौत की जांच की मांग को लेकर परिवार धरने पर बैठ गया। जेल प्रशासन के मुताबिक महिला काफी समय से बीमार थी, उनका इलाज चल रहा था। हालत बिगड़ने पर उन्हें जेएन मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। रेणु शर्मा को जहरीली शराब कांड में जेल भेजा गया था। चित्रकूट में आयोजित होने जा रहे हिंदू एकता महाकुंभ के अध्यक्ष जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने TV9 भारतवर्ष से खास बातचीत में कहा कि हिंदुओं का अस्तित्व अब खतरे में है, इसीलिए साल 2024 से पहले सदन में समान नागरिक आचार संहिता बिल लाया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश के भिंड में अभी ट्रांसफर हुए एसपी मनोज कुमार सिंह को कुछ लोगों ने हटकर विदाई दी। उनके अधीनस्थ कर्मचारियों, अधिकारियों और लोगों ने उन्हें पालकी में बिठाकर दुल्हन की तरह विदा किया। इस दौरान कुछ पुलिस कर्मचारी और अधिकारियों ने डांस भी किया। मध्य प्रदेश के भोपाल में रोज गार्डन में गुलदाउदी के फूलों की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी में गुलदाउदी के 50 किस्मों के 1000 से ज्यादा पौधे रखे गए। एसपी रोज सोसाइटी के अध्यक्ष के मुताबिक लोग भी फूलों में रुचि दिखा रहे हैं और हमसे फूलों के बारे में पूछ रहे हैं, इससे हमारा हौसला बढ़ेगा। उत्तराखंड में पिछले 2 दिन से भारी बर्फबारी हो रही है। बद्रीनाथ, केदारनाथ समेत चारों धामों में आसमान से बर्फ रुई की फोहे की तरह बरस रही है। हर तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है। पहाड़ों की ऊंची चोटियां बर्फ की मोटी चादर से ढक गई है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।